हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको शिक्षा के बारे में बताऊंगी और शिक्षा के बारे में हम इसमें बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, जैसे कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा की प्रकृति और उसकी विशेषताएं क्या होती है। तो शिक्षा जो है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है और हमारे जीवन में हम चाहे जो भी कुछ करें वो सब कुछ शिक्षा के अंदर आता है और शिक्षा से सभी लोग जुड़े होते हैं। हम चाहे तो प्रत्यक्ष तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से शिक्षा जो है उसको हम ग्रहण करते हैं और शिक्षा हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है और हम उसको लेकर चलते हैं। तो हम यहाँ पे अभी शिक्षा का अर्थ देखेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा का अर्थ हम दो भाषाओं में देखेंगे, एक तो संस्कृत भाषा और एक इंग्लिश भाषा। तो सबसे पहले शिक्षा का जो अर्थ होता है, जो संस्कृत भाषा है, वो शिक धातु जो है उसमें अ जब हम लगा देते हैं तो शिक्षा बन जाता है। तो अगर हम शिक्ष जो है, उस शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, इसलिए शिक्षा का अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। जब हम उसमें अ लगा देते हैं तो वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बदल जाता है। तो जो भी हम पूरे जीवन में जो क्रिया हम करते हैं जिससे हमें शिक्षा मिलती है उसको हम सीखने सिखाने की क्रिया कहते हैं। और अगर हम इसी को अंग्रेजी शब्द में देखें तो अंग्रेजी शब्द में जो एजुकेशन बोला जाता है, तो एजुकेशन का मतलब होता है, ये लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना हुआ है और एडुकेटम जो है वो ए या फिर ई इस और ड्यूको, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ए का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ाना। इसलिए एजुकेशन का मतलब हुआ कि बच्चे की आंतरिक और बाहरी शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। तो एक शिक्षक का भी एक कर्तव्य होता है, जब वो अपने छात्रों को शिक्षा देता है तो बच्चे के अंदर जितनी भी शक्तियाँ होती है वो उसको बाहर की ओर प्रकट करने की कोशिश करता है, ताकि बच्चे के अंदर जितनी भी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो निकल कर आए। इसीलिए एक शिक्षा और शिक्षा के अंदर शिक्षक और छात्र दोनों का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। शिक्षा जो है बिना किसी शिक्षक के सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो सकती। तो हम इसी को देखेंगे कि शिक्षा का जो अर्थ है वो एजुकेशन के अंदर वो किस तरीके से लिया जाता है। तो अगर हम इसमें देखें तो शिक्षा जो है उसका जो शब्द है दो रूपों में प्रकट होता है। एक तो होता है प्रक्रिया के रूप में और एक होता है परिणाम के रूप में। यानी कि जब एक शिक्षक किसी छात्र को कोई शिक्षा देता है तो वो उसकी प्रक्रिया होती है, और जब वो छात्र उस जो कुछ शिक्षक ने सिखाया है वो उसको सीख लेता है और उस परिणाम में वो अच्छी तरीके से उत्तीर्ण कर लेता है, उसको जो अंक हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, यानी कि उसका परिणाम अच्छा हुआ, तो वो दूसरी प्रक्रिया के अंदर आता है। यानी कि एक तो प्रक्रिया हो गई और एक दूसरा परिणाम हो गया। जब हम ये बोलते हैं कि शिक्षा बहुत सुचारू रूप से चल रही है, कोई भी उसमें बाधा नहीं आ रही, तो हम उसको प्रक्रिया बोलते हैं। और जब किसी ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली होती है तो इसका मतलब है कि वो उसका परिणाम है, यानी कि वो अपने हर एक लेवल को क्लियर करके आगे जा चुका है। परंतु जो आधुनिक जो शिक्षा शास्त्री हैं वो शिक्षा की प्रक्रिया के रूप में उसको स्वीकार कर लेते हैं, और प्रक्रिया जो है वो परिणाम तो उसके अंदर होता ही होता है। जब कोई भी प्रक्रिया जब की जाती है तो उसके अंदर उसका परिणाम आता है। तो शिक्षा प्रक्रिया के परिणाम को अब और भी जो उसके अंदर जो कौशल होता है, परिवर्तन होता है, उसके अंदर हम उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब हम इसकी थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं। तो जैसे पहला, महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में बोला है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। तो महात्मा गांधी अपने शब्दों में कहते हैं कि एक बालक में जब उसका शरीर विकसित हो जाएगा, मन, आत्मा और उसका जो सर्वांगीण विकास हो जाएगा, यानी कि उसने शिक्षा ग्रहण कर लिया। उसी तरीके से हमारे एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान के अंदर भी बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, बहुत सारे उसके राजनीति को बहुत आगे लेके गए हैं। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का जो कार्य है वो मनुष्य के शरीर और आत्मा को वो पूर्णता प्रदान करना है जिससे कि वे योग्य हैं। तो प्लेटो यहाँ पे बोलते हैं कि शिक्षा जो है वो मनुष्य के शरीर में पूरे तरीके से पूर्णता प्रदान कर देती है, उसकी आत्मा को पूर्ण कर देती है, और हम जिस योग्य होते हैं हम उस चीज़ को पा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दो परिभाषाएं देखी, एक महात्मा गांधी की और एक प्लेटो की। उसी तरीके से शिक्षा जो होती है वो दो रूपों में हम इनको बांट सकते हैं। शिक्षा के दो अर्थ होते हैं, एक होता है व्यापक अर्थ और एक होता है संकुचित अर्थ। तो व्यापक अर्थ क्या होता है और संकुचित अर्थ क्या होता है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो व्यापक अर्थ जो होता है उसमें शिक्षा जो है वो समाज में सदैव एक तरीके से चलने वाली प्रक्रिया है,
जो समाज के अंदर चलती रहती है, और इसके अंदर मनुष्य की जो जन्मजात शक्ति है उनका विकास होता है, उसके ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि होती है, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस तरीके से उसे सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यष्टि और समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। तो व्यापक अर्थ का मतलब है बहुत फैला हुआ, यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जब हम एक समाज के अंदर रह रहे हैं तो मनुष्य के अंदर जो भी शक्ति आएगी, जो भी वो ज्ञान प्राप्त करेगा, जो भी उसके अंदर कौशल आ जाएगा, वो सब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़े रूप में दिखा देते हैं। हम समाज से जो कुछ भी चीज़ें लेते हैं, चाहे वो हम अपने माता पिता से लें, हम अपने परिवार के लोगों से लें, या फिर हम आस पड़ोस से कुछ भी लें, वो सब हमारी शिक्षा के अंदर आता है। इसीलिए इसको शिक्षा का व्यापक अर्थ बोला जाता है। इसके अंदर व्यक्ति और समाज दोनों ही विकास जो है वो करते रहते हैं और उसका पूरा निरंतर विकास जो है होता रहता है। तो ये तो था व्यापक अर्थ। और दूसरा होता है संकुचित अर्थ। तो जो संकुचित अर्थ है, संकुचित मतलब छोटा अर्थ, यानी कि ये जो शिक्षा होती है संकुचित अर्थ में, इसमें समाज में एक निश्चित समय और निश्चित स्थान, यानी कि जैसे कि स्कूल में जब हम एजुकेशन लेते हैं तो वो संकुचित शिक्षा है। इसके अंदर सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक स्वदेशी सामाजिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, यानी कि मनुष्य के अंदर जो भी जन्मजात शक्तियाँ हैं, क्योंकि वो उसको पहचानता नहीं है, तो जब वो एक विद्यालय के अंदर जाएगा, जब वो शिक्षक उसको पढ़ाएंगे, तो उसके अंदर जो भी प्रतिभा होगी, जो भी उसका कौशल होगा, उसको वहाँ पे उभारने का मौका मिलता है। वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे उन चीज़ों को बता सकता है और अच्छे तरीके से शिक्षक जो है वो एक छात्र की सभी जो अवगुण हैं उनको दूर कर कर उसको हर एक तरीके से योग्य बनाता है। तो जब एक बच्चा विद्यालय में जाता है तो उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यष्टि और समाज दोनों में निरंतर, व्यक्ति जो है वो समाज दोनों में निरंतर विकास करते रहते हैं। यहाँ पे व्यष्टि लिख गया है, यहाँ पे व्यक्ति है। तो इस तरीके से संकुचित अर्थ में एक स्कूल या फिर एक जो जहाँ पे हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये संकुचित अर्थ में शिक्षा है। और जो व्यापक की बात करें तो वो सिर्फ जो हम समाज के अंदर जो हम शिक्षा लेते हैं वो इसके अंदर आती है। अब यहाँ पे व्यापक शिक्षा और संकुचित शिक्षा, इन दोनों में अंतर बताया गया कि ये दोनों कैसी होती हैं। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो जो पहला है व्यापक शिक्षा, व्यापक अर्थ में शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है। इसमें वह शिक्षा भी सम्मिलित होती है जिसे संकुचित शिक्षा अथवा विद्यालय शिक्षा कहते हैं। तो जैसे कि अभी पहले बताया कि शिक्षा जो है वो पूरे जीवन भर चलती रहती है, तो इसमें जो हम विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो भी आ जाती है, और हम अपने परिवार में, समाज में जो शिक्षा ले रहे हैं वो भी इसके अंदर आ जाती है। लेकिन जो संकुचित शिक्षा होती है, इसके अंदर शिक्षा मनुष्य के जीवन में एक निश्चित काल में ही चलती है। इसके क्षेत्र में केवल विद्यालय शिक्षा ही आती है। जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इसके अंदर आती है। सेकंड है, इसमें अनियोजित एवं नियोजित दोनों प्रकार की शिक्षा आती है। यानी कि व्यापक शिक्षा के अंदर, क्योंकि इसका दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें प्लानिंग भी पहले से हो सकती है और अनप्लान, मतलब हम कभी कभी होता है कि हम नियोजन नहीं करते और हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, तो व्यापक शिक्षा के अंदर आता है। और जो संकुचित शिक्षा है इसमें केवल नियोजित शिक्षा ही आती है, यानी कि हम सिर्फ प्लानिंग से ही चलते हैं। थर्ड पॉइंट है कि इस शिक्षा के उद्देश्य अति व्यापक होते हैं, उन्हें सीमा में नहीं बांधा जा सकता, पर होते विकासोन्मुखी है। यानी कि जो इतना ज़्यादा इसका क्षेत्रफल बड़ा है कि उसमें सीमा में हम बांध ही नहीं सकते, लेकिन इसमें हमेशा विकास होता रहता है। हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। लेकिन संकुचित के अंदर इस शिक्षा में सुनिश्चित और विकासोन्मुख होते हैं, लेकिन अब उसकी सीमा भी होती है। यानी कि जैसे हम स्कूल में, हमारे लिए एक सिलेबस होता है कि हमें उतना ही पढ़ना है और उतना ही हमारा विकास किया जाएगा। हम जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उस कक्षा के हिसाब से हमारा विकास किया जाएगा। तो इसलिए संकुचित शिक्षा में सीमा जो है वो निश्चित की जाती है। फोर्थ है, इस शिक्षा की पाठ्यचर्या अति व्यापक होती है, उसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यानी कि इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, इतना जो करिकुलम इसके अंदर आता है उसको कभी हम बांध ही नहीं सकते, क्योंकि हम जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ग्रहण करते ही रहते हैं। वहीं पे हम संकुचित देखें तो इस शिक्षा की पाठ्यचर्या जो है सुनिश्चित होती है कि हमें कितना पढ़ना है, और उसकी सीमा होती है उतना पढ़ लिया, उतने के हमने एग्ज़ाम दे दिए तो हम नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ पे फिफ्थ है कि इस शिक्षा की शिक्षण विधियाँ विविध होती हैं।
उन सब का वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी कि इसमें इतनी सारी शिक्षण विधियाँ हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या फिर और सब तरीक़ों से हम उन सबको सीखते रहते हैं, हम उनको वर्णन भी नहीं कर सकते, हम कहाँ से कैसे सीख लेते हैं। लेकिन संकुचित में इस शिक्षा हेतु कुछ शिक्षण विधियों का विधान किया जाता है, उनका वर्णन भी किया जाता है। यानी कि जो हम स्कूल में देखते हैं, जैसे लेक्चर मेथड हो गया, और मतलब जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो हम बात करते हैं, और उसके अंदर जो भी सारे जो टेक्निक हम सिखाते हैं, डिडक्टिव हो गया, इंडक्टिव हो गया, तो उन सभी विधियों का इसके अंदर वर्णन किया जाता है और उन्हीं टेक्निक से हम सीखते हैं। फिर शिक्षा की यह शिक्षा किसी भी स्थान पर और किसी भी समय चलती रहती है, यानी कि कभी भी हम कुछ भी सीख सकते हैं, उसका कोई लिमिट है ही नहीं। और फिर संकुचित शिक्षा में कि यह शिक्षा केवल विद्यालयों में ही चलती है और इस शिक्षा के लिए समय भी पूर्व निश्चित होता है, यानी कि हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वहाँ पे पढ़ते हैं, उस चीज़ को पढ़ने के बाद में हम उसको क्लियर कर लेते हैं और वो एक निश्चित समय होता है उसके लिए। सेवंथ, ये शिक्षा किसी भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच चलती है, यानी दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं या कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन जो समुचित शिक्षा है, ये शिक्षा निश्चित शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच चलती है, यानी कि जैसे क्लासरूम है, उसमें 35 to 40 स्टूडेंट है या फिर 30 स्टूडेंट है, तो सिर्फ उन्हीं के बीच में वो चलेगी, उसमें किसी अदर जो पर्सन है या फिर अदर कहीं से भी किसी को आके बैठने की अनुमति नहीं होती। तो इस तरीके से व्यापक शिक्षा जो है वो उसका जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। व्यापक शिक्षा में हम कहीं से भी कुछ भी सीख लेते हैं, लेकिन संकुचित शिक्षा में हम लिमिटेड चीज़ों से सीखते हैं, स्कूल में सीख रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम पे सीख रहे हैं और उसी को ही हम आगे लेकर चलते हैं। फिर अब आते हैं आगे शिक्षा की प्रकृति और विशेषताएं। देखिए, शिक्षा की जो प्रकृति है वो हमेशा सिखाने वाली प्रक्रिया के रूप पर उसमें चलती है। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि शिक्षा जो है कभी भी ख़त्म हो जाएगी। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और कभी भी ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो शिक्षा की जो प्रकृति है उसमें मूल रूप से दार्शनिक, समाजशास्त्री और राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिकों, इन्होंने इसके अंदर विचार किया है। इन सब के दृष्टिकोण से शिक्षा की जो प्रकृति है उसमें बहुत कुछ जो तथ्य हैं वो यहाँ पे आते हैं कि शिक्षा की प्रकृति कैसी होगी। तो दार्शनिक बहुत सारे हुए हैं, समाजशास्त्री हुए हैं, राजनीतिशास्त्री हुए हैं, अर्थशास्त्री हुए हैं। उन्होंने शिक्षा को अलग अलग कैटेगरी में बताया है। जो जिस फील्ड का होगा वो उस चीज़ से शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो उसी प्रक्रिया में हम देखेंगे कि शिक्षा जो है वो किस तरीके से उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो किस तरीके से होती हैं। तो पहला आता है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। जैसे कि हमने व्यापक अर्थ में देखा था, शिक्षा कभी भी हम ग्रहण कर सकते हैं, तो एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। पहला है सिखाने वाला यानी कि शिक्षक, दूसरा सीखने वाला यानी कि छात्र, और तीसरा होता है सीखने सिखाने की विषय सामग्री या फिर क्रिया। तो सिखाने वाला होना चाहिए, सीखने वाला होना चाहिए, और जिस मेथड से वो सिखाएगा शिक्षक या फिर जो तरीका वो अपनाएगा वो विषय सामग्री भी होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम कहते हैं कि एक जो छात्र है उसके पास बुक्स होनी चाहिए या कोई कंटेंट होना चाहिए, तब उसको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम किसी को भी कुछ बोल देंगे तो उसके माइंड में उतना ज़्यादा वो नहीं आएगा, इसलिए विषय सामग्री जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो ये बात दूसरी है कि सिखाने वाला सीखने वाले के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होता है, जैसे कि शिक्षक के सामने छात्र होते हैं, और या कभी कभी ऐसा होता है कि शिक्षक अपने छात्रों को सिखाने के लिए पर्दे के पीछे भी कार्य करता है, यानी कि कभी ना कभी इनडायरेक्ट तरीके से भी बच्चों को सिखाने की कोशिश जो है वो करी जाती है। दूसरा है व्यापक अर्थ में शिक्षा की प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है, पर संकुचित अर्थ में केवल विद्यालयों में ही चलती है। यानी कि हम समाज में देखें तो हमेशा चलेगी, लेकिन विद्यालयों में एक टाइम होता है, उसी हिसाब से वो शिक्षा जो है वो चलेगी। हमें शिक्षा को उसके व्यापक रूप में ही लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा कभी भी हम ग्रहण कर सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सिर्फ स्कूल जाएंगे तभी हम वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करेंगे। जीवन में कभी भी हम किसी से भी कुछ सीख सकते हैं, अपने बड़ों से सीख सकते हैं, कोई भी जो हमारे आसपास जो भी पर्सन है उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं। तो इस तरीके से व्यापक अर्थ में ही शिक्षा को हमें लेना चाहिए। फिर तीसरा है शिक्षा सोद्देश्य प्रक्रिया, यानी कि शिक्षा का एक उद्देश्य होता है जिसको लेकर वो चलती है। इसके उद्देश्य समाज में निश्चित होते हैं कि हमें अगर शिक्षा लेनी है तो हम कितना लेंगे, किस तरीके से लेंगे।
और विकासोन्मुख होते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने का मतलब है कि हम अपना सर्वांगीण विकास जो है वो करना चाहते हैं। इस प्रकार शिक्षा जो है वो विकास की प्रक्रिया है। फोर्थ है व्यापक अर्थ में शिक्षा की विषय सामग्री अति व्यापक होती है, उसमें उसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा का जो क्षेत्र है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम उसको लिमिटेड कर ही नहीं सकते। परंतु संकुचित अर्थ में विषय सामग्री, निश्चित पाठ्यचर्या, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन दोनों अर्थों में व्यक्ति और समाज के विकास जो है वो इसमें सहायक होती है। इनकी व्यक्ति का विकास जो है समाज में होता है, तो व्यापक अर्थ में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन संकुचित अर्थ में एक विषय सामग्री होगी, पाठ्यचर्या होगी, सिर्फ हमें उसी को करना होगा और उसी को ही हम आगे लेकर चलते हैं। तो अगर हम व्यापक में भी देखें और संकुचित में देखें तो एक ही उद्देश्य होता है शिक्षा का कि व्यक्ति का विकास करना और जिस समाज में वो रह रहा है, समाज के अंदर वो अपनी अच्छी भागीदारी निभाए और एक अच्छा नागरिक बनकर वहाँ पे आए। फिर पांचवा है व्यापक अर्थ में शिक्षा की विधियाँ अति व्यापक होती है, परंतु संकुचित अर्थ में निश्चित प्राय होती है। तो व्यापक अर्थ में बहुत ज़्यादा व्यापक है, हम उसको लिमिट कर ही नहीं सकते, लेकिन संकुचित अर्थ में निश्चित होती है कि हमें इतना ही करना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। फिर 6 है शिक्षा का स्वरूप समाज के धर्म दर्शन, उसकी संरचना, प्रकृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र और वैज्ञानिक प्रगति आदि पर निर्भर करता है। तो समाज के अंदर जो धर्म दर्शन होगा, यानी कि धर्म से भी हमें शिक्षा मिलती है, उसकी संरचना कैसी है, संस्कृति कैसी है, हम किन चीज़ों का पालन कर रहे हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं उसका शासन तंत्र कैसा है, यानी कि जो उस समाज के अंदर कौन सा शासन है। अगर हम तानाशाही शासन में रहेंगे तो हम बहुत ज़्यादा दबे हुए रहेंगे, हम अपनी प्रतिभाओं को नहीं निकाल पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो कैसा है। अगर हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, वहाँ पे लोगों के लिए उनकी प्रतिभाओं को उभारने का बहुत अच्छा मौका होता है। तो इस तरीके से शिक्षा जो है समाज के ऊपर भी निर्भर करती है। उसमें अर्थतंत्र कैसा है, यानी कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, वैज्ञानिक प्रगति कैसी है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वो कितना ज़्यादा ओपन माइंडेड है या नैरो माइंडेड है, इन चीज़ों को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। यानी कि शिक्षा जो है समाज के ऊपर भी निर्भर करती है। फिर 7 है जो भी हमने ऊपर सारी बात करी है, उपरोक्त तथ्य जो हैं, इससे हमें पता चलता है कि इसी समाज में धर्म दर्शन, संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र और वैज्ञानिक परिवर्तन, इसके साथ उसकी शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन होता है। इस प्रकार शिक्षा की प्रकृति गतिशील होती है, यानी कि शिक्षा कहीं पर भी रुकती नहीं है, शिक्षा हमेशा अनवरत चलती रहती है। शिक्षा की प्रकृति गतिशील होती है, हम चाहे किसी भी समाज में रहें, किसी भी तरीके से रहें, शिक्षा जो है वो किसी न किसी तरीके से मनुष्य को ग्रहण होती रहती है, मनुष्य उसमें चलता रहता है और शिक्षा ग्रहण करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि शिक्षा का अर्थ क्या था, सबसे पहले हमने उसमें देखा, फिर उसकी परिभाषाएं थी, फिर उसकी प्रकृति और विशेषताएं हमने देखी। तो अभी ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम इतना ही करते हैं। आगे फिर इसके बारे में जो शिक्षा के और जो टॉपिक्स हैं उसमें हम आगे करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा।